हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से अमरदीप पासवान चैनल पे आपका दोबारा स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर का सेकंड पार्ट। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो के पार्ट जो हैं वो आपके पास आते रहें। ओके, तो चलो देखते हैं। लास्ट जो पार्ट बनाया था चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जो शीत युद्ध का दौर है, ठीक है, उसका जो मैंने पार्ट बनाया था उसमें बता दिया था कि मैंने कि दो ध्रुवीयता किसे कहा जाता है। ठीक है, विश्व युद्ध, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में मैंने ये बता दिया है कि जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है, इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो गई, जब एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा, जलन और मतभेद के कारण एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई करने लगे और इन्हीं के दोनों के बीच में क्या चला, शीत युद्ध का दौर चला। तो यूएसए को क्या नाम दिया गया, पहली दुनिया नाम दिया गया, पहला ध्रुव नाम दिया गया, और यूएसएसआर को दूसरी दुनिया या तो फिर दूसरा ध्रुव नाम दिया गया। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये दोनों देश हैं, इन दोनों देशों ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, पावरफुल, दोनों ही देश पावरफुल बनाने के लिए अपने आप में क्या करा था, सैन्य संधि गठबंधन किया था। सैन्य संधि गठबंधन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है तो देखो, एक तरफ तो यूएसएसआर है तो दूसरी तरफ यूएसए है। इन दोनों ने ही अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एकदम से क्या करे, बड़े बड़े सैनिक संगठन इकट्ठे करने लगे। जैसे क्लास के अंदर दो बच्चों में लड़ाई हो जाती है तो वो बड़े लड़के को बुला लेता है, वो किसी और को बुला लेगा, कोई बाहुबली को बुला लेगा, कोई भल्लाल देव को बुला लेगा। बात समझ आ रही है? क्या हो जाएगा, लड़ाई करने के लिए अपने अपने टीम को मजबूत करना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से जो यूएसए है, सबसे पहले इसने करा नाटो की स्थापना। किसकी स्थापना करी इसने? नाटो की। कब करी? 1949 में इसने नाटो की स्थापना करी। ठीक है, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म हिंदी में, लेकिन इसका इंग्लिश में होता है। और ये इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? हिंदी में अर्थ होता है इसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये इसका हिंदी का अर्थ हो गया। तो जो भी हिंदी माध्यम से बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, तो इंग्लिश में फॉर्म लिख दिया मैंने। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये हो गया हमारे पास इसका फुल फॉर्म। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भाई साहब, इसके अंदर देखो, इसके अंदर टोटल कितने देश शामिल थे? इसके अंदर 12 देश शामिल थे और 12 देशों ने मिलकर के क्या किया था? नाटो की स्थापना की थी। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखो दूसरी क्या करा इसने? दूसरा करा इसने स्थापना सीटों का। किसका स्थापना करा इसने? सीटों का। सीटों की स्थापना कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में सीटों की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यह सीटों की स्थापना हुई। इसके बाद अमेरिका ने अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या किया? एक सेंटो की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? सेंटो की, जिसको कहा जाता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया और इसकी स्थापना हुई 1955 में। क्लियर है? इसका मतलब अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे तीनों को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखें तो यूएसएसआर ने इन सब के जितने इसने पावरफुल बनाने के लिए अपने देश में सैनिक संगठन बनाए थे, वैसे ही यूएसएसआर ने अपने लिए एक सैनिक संगठन बनाया और वो सैनिक संगठन क्या था? वो था वार्सा पैक्ट। क्या था उसका नाम? वार्सा पैक्ट। इसको वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1955 में। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं नाटो, सीटो और सेंटो के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, आओ। नाटो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, नाटो की स्थापना हुई 1949 में। हिंदी में इसका फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यदि नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है
तो आप ये लिखोगे एग्जाम में, ओके। और यहाँ पे वर्ल्ड का मैप देखो, वर्ल्ड के मैप में क्या है कि यहाँ पे यूएसए है और यहाँ पे यूएसएसआर है। उस टाइम पे यूएसएसआर सोवियत संघ था, लेकिन अब सोवियत संघ नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी अब रूस को बना दिया गया है। और बहुत बड़े क्षेत्रफल में था, वर्ल्ड के काफी ज्यादा क्षेत्रफल किस देश के पास था? सोवियत संघ के पास था। तो जब सोवियत संघ और इसमें जब लड़ाई होने लगी तो यूरोप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यूरोप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। और यूरोप जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो मतलब जितने देश जो साम्यवादी अपनाना चाहते थे वो कहां चले गए? यूएसएसआर में चले गए। और जो देश पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहते थे वो कहां चले गए? क्या नाम है इसका? यूएसए में चले गए, अमेरिका के पास चले गए। यानी कि पूंजीवादी विचारधारा के लोग अमेरिका में और साम्यवादी विचारधारा के लोग यूएसएसआर में। और इस तरीके से दुनिया दो भागों में बट गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन? नाटो कह रहा है। देखो नाटो में कितने देश शामिल हैं? 12 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। और ये 12 देश कह रहे हैं कि जितने भी उत्तरी अमेरिका के जो लोग हैं, यहाँ पे देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो यहां से ऊपर वाले हैं जो उत्तरी अमेरिका के लोग हैं, जो उत्तरी यूरोप के देश हैं, जो मिलकर के क्या बनाए हैं? नाटो बनाए हैं। और ये सभी 12 के 12 देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। बात समझ आ रही है? और मदद करने के साथ साथ यदि इन 12 देशों में किसी भी एक देश पर, यदि इन 12 देशों में किसी भी एक देश पर हमला होता है तो ये 12 के 12 देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी मिलकर के उस पर क्या करेंगे? बदला लेंगे, ठीक है। ये था इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है नाटो के उद्देश्य बताओ। तो नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो की पहले बताएंगे। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। नाटो का फुल फॉर्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि यदि इन 12 देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो ये सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसको मिलकर के बदला लेंगे। तो ये था हमारा नाटो, जिसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करने वाले हैं, देखो एक बात और, कि इसके अंदर वर्तमान में 28 देश शामिल है। किसमें? नाटो में। कितने देश शामिल हैं वर्तमान में? 28 देश शामिल हैं। क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं, सीटों पे चलते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो सीटों देखो, सीटों की स्थापना कब हुई? सीटों की स्थापना हुई भाई साहब 1954 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एशिया, यहां पे क्या बोल रहा है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बात समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो एशिया के पूर्वी देश, साउथ पूर्वी देश, यहां पे बोला क्या जाता है? दक्षिण पूर्वी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, ट्रीटी संधि संगठन, ठीक है। यहां पे बोला जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ये है हिंदी में मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो दक्षिण पूर्वी किसे कहा जाता है? देखो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे देखो, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो ये तो हमने जान लिया, ठीक है। लेकिन इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? और इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? और इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए हम बोलेंगे इसको उत्तर पूर्वी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम दक्षिण, क्या बोलेंगे हम? पश्चिम दक्षिण। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बोलेंगे बेसिकली इसको। तो एशिया के दक्षिण पूर्वी में, कहां? यहाँ पे अगर एशिया को इस तरीके से मान ले तो दक्षिण पूर्वी क्या हो गया? ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या हुआ था? दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका ने सीटों की स्थापना करी 1944 में, ताकि दबदबा कायम रहे और उन देशों का साथ हमेशा इनके साथ बना रहे, पूंजीवादी के साथ, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ था? कब्जा किया हुआ था। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंटो, ठीक है। तो सेंटो क्या है? सेंटो में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं यही बता रहा हूं, ठीक है। सेंटो का सीधा है कि इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और
इसका काम क्या था, देखो सेंट्रल केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, संगठन, ठीक है। तो केंद्रीय संधि संगठन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक तरीके से सेंट्रल जो सैनिक होता है जो सभी चीजों को संभालेगा वो होता है सेंट्रल, केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो तीनों सैनिक संगठन है ये किसकी स्थापना, किसने स्थापना करी इसकी स्थापना करी भाई यूएसए ने, अमेरिका ने, पूंजीवादी विचारधाराओं ने। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं वार्सा पैक्ट की तरफ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो वार्सा पैक्ट की बात कर रहे थे। वार्सा पैक्ट को हम वार्सा संधि के नाम से भी जानते हैं, वार्सा संधि के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1945 में। इसके अंदर टोटल 15 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 15 देश शामिल थे। और इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था, वो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इसका उद्देश्य था जो पूंजीवादी देशों ने नाटो की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? नाटो की, ठीक है। तो इस नाटो का विरोध करना, इस नाटो को टक्कर देना, इस नाटो को कदम कदम पे इसको दिखाना कि हम तेरे बराबरी के हैं, ठीक है। तो वार्सा पैक्ट इसके टक्कर के लिए स्थापना की गई थी कि हमारे तुम्हें अपने सैनिक संगठन को स्थापना नहीं कर सकते, हम भी हैं कुछ। कौन कह रहा था? ऐसा कह रहा था यूएसएसआर वाला, ठीक है। इसने एक ही सैनिक संगठन की स्थापना करी, वार्सा पैक्ट की। क्लियर है, ठीक है। और अमेरिका ने कितने करी? 3 की करी, नाटो, सीटो और सेंटो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलो देखो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बड़ी महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ होते थे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी महाशक्ति है, एक तो है यूएसए और एक क्या है? एक है यूएसएसआर, ठीक है। ये क्षेत्रफल में काफी ज्यादा बड़ा है इसलिए बड़ा बनाते हैं, ठीक है। और देखो बड़ी महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ, तो उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर थे जो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा बड़ी महाशक्तियां थी। तो इनको छोटे देशों से ऐसा क्या हो सकता है? एक बात बताओ, किसी बाहुबली को छोटे छोटे लोगों से लाभ हो सकता है क्या? हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो जब ये दोनों एक दूसरे के लड़ाई के विरुद्ध में खड़े थे तो ये अपने छोटे छोटे देशों को, किन देशों को? छोटे छोटे देशों को अपने कब्जे में ले लेते थे, अपने नियंत्रण में ले लेते। क्यों ले लेते थे? ठीक है, देखो कोई देश तो इनके पास खुद जाना चाहता था, कोई देश इनके विरोध में जाना चाहता था। तो जो देश इनके पास में जाना चाहता है वो तो अपने आप शामिल हो गए, और जो देश इनके पास नहीं जाना चाहता, इसके विरोध में जाना चाहता है, इसको मारपीट करके कब्जा कर लिया जाता था। सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है। कहाँ पे? यूएसएसआर में। यहाँ पे भी छोटे छोटे देशों को क्या करते थे? कब्जा कर लेते थे। जो देश खुद आना चाहे, ठीक है, और जो देश ना जाना चाहे, दूसरी तरफ जाना चाहे, उस पर क्या कर लेते थे? मारपीट करके कब्जा कर लेते, यानी कि अपने नियंत्रण में कर लेते थे। यानी कि जब तो देखो क्या कहा गया, पूरा का पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देशों पे यूएसएसआर ने और बहुत सारे देशों पे यूएसए ने कब्जा कर लिया था। इसीलिए बोला गया दुनिया 2 भागों में बट गया, 2 ध्रुवों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बड़ी महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ होता है। बात समझ आ रही है? तो देखो क्या लाभ होता है। जो बड़ी महाशक्तियां हैं, देखो इनका तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो किसी छोटे देश को, यहाँ का देश को अमेरिका ने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे सैनिक मिसाइलें, सैनिक अड्डा बना सकता है। क्या बना सकता है? सैनिक अड्डा बना सकता है, और नजर रख सकता है, इस पे निगरानी करवा सकता है। किसकी निगरानी करवा सकता है? यूएसएसआर की। इसी प्रकार से अगर इसने भी यहाँ के देश को या तो फिर किसी यहाँ के देश को कब्जा कर लिया तो अमेरिका पे साफ क्या कर सकता है? कब्जा करवा सकता है। अब एक टॉपिक आएगा क्यूबा मिसाइल संकट, तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि किस तरीके से निगरानी रखता है। और क्या होता है, जब भी दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और युद्ध होने वाला लगता है, तो इन छोटे देशों पर अपने युद्ध का खर्च डाल देते थे कि इस युद्ध का खर्च तुमसे लेंगे हम भाई। तो वो कहां से देंगे? लेकिन देना पड़ता था। क्यों देना पड़ता था? क्योंकि कब्जा कर लेते। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ की जमीन उठ करके यहाँ चली जाएगी भाई साहब, है यहीं पे जमीन, लेकिन कब्जा किसने किया हुआ है? कब्जा किया हुआ है अमेरिका वालों ने, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था ने किया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे
हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कि यूएसए है और जो यूएसएसआर है, इन दोनों ने छोटे देशों से क्या क्या लाभ लिए, तो सैनिक अड्डे बनवा लेते थे, युद्ध के खर्चे डाल देते थे और अपनी सैनिक सेना बढ़ जाती थी, क्षेत्रफल बढ़ जाता था। और जो छोटे देश हैं इनके प्राकृतिक संसाधन जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो अपने नियंत्रण में ले लेते थे और उसका उपयोग करते थे। प्रॉपर आंसर ये है। ठीक है, तो चलो अब एक और क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, आओ। तो एक और इसी में क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन इसी में आता है। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बड़ी महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ है। अब एक बात मैंने यहाँ पे बताई कि कितने ऐसे देश हैं जो कि खुद ही बड़ी महाशक्तियों में शामिल होना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे देशों को बड़ी महाशक्तियों से भी लाभ होता है, इन छोटे देशों को बड़ी महाशक्तियों से भी लाभ होता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि छोटे छोटे देशों को बड़ी महाशक्तियों से क्या लाभ होता था। तो इन छोटे देशों को क्या लाभ होता था कि ये आसपास के क्षेत्र के लड़ाई से बचे रहते थे। क्यों? क्योंकि इसके नियंत्रण में पता है इसका दादा कौन है, तो फालतू थोड़ी ना कोई बोलेगा, है नहीं। तो ऐसे इसके साथ भी होता था, यानी कि इनके देखो युद्ध के खर्चे तो बेशक से उठा रहे हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ी महाशक्तियां। किसकी मतलब छोटे से देशों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षा की बड़ी महाशक्तियां उनकी जिम्मेदारी लेगी, सुरक्षा की दृष्टि से, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की दृष्टि से, और खाना पीना भी यही दे रहे हैं, इकोनॉमिक का ख्याल भी यही रख रहे हैं जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं। इस तरीके से छोटे देश है वो अपने मर्जी से उसके पास चले जाते हैं। कभी कभी देखते हो क्लास के अंदर एक बड़ा लड़का होता है जो कि लड़ाई करने में आगे रहता है, तो कितने बच्चे डर के मारे उसी के साथ बैठने लग जाते हैं कि भाई इसके साथ रहेंगे तो हम पिटने से बच जाएंगे। ठीक है, सेम इसके तरह इनमें था। क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, शीत युद्ध के दायरे बताइए। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़ा क्या था कि दायरा ही तो बढ़ता जा रहा था कि जो यूएसए था वो छोटे छोटे देशों को अपने में कब्जे में कर रहा था, तो क्षेत्रफल बढ़ते जा रहे, तो क्या हो रहा, दायरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही जो सोवियत संघ था वो भी छोटे छोटे देशों को अपने अंदर में ले रहा था, तो उसका भी दायरा बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि शीत युद्ध के दायरे कैसे बढ़े, शीत युद्ध के दायरे कैसे बढ़े। शीत युद्ध का मतलब बता दें, जहां पे दो बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं युद्ध करने की स्थिति में, परंतु युद्ध ना हो, उसे क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पे हम शीत युद्ध के दायरे पढ़ रहे हैं, कितने ऐसे संकट हुए, कितने ऐसे युद्ध हुए जिसके अंदर दोनों ही बड़ी महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर दोनों के दोनों ही आपस में लड़ने के बिल्कुल आमने सामने आ गए, परंतु युद्ध नहीं हुआ। हर एक अलग अलग जगह पे देखो, जैसे कि कोरियाई संकट में क्या हुआ था, दोनों एक दूसरे के आसपास थे। कौन? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ये दोनों ही देश एक दूसरे के लड़ाई करने की स्थिति में कब आ गए, कोरियाई संकट में, जो 1950 से लेकर के 1953 तक चला। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे संकट हुआ क्योंकि अलग अलग देश में लड़ रहे थे ना। अब एक बात बताओ, जब एक ग्रुप में, क्लास के अंदर एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में लड़ाई हो जाती है, तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं और उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, मान ले ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, एक ग्रुप ए में 12 लोग हैं और ग्रुप बी में 15 लोग हैं, तो ये 12 लोग इन सभी 15 लोगों से जलेंगे और ये सभी 15 लोग इन सभी 12 लोगों से जलेंगे, और इनके साथ देने वाले देश जो बाहर के हैं वो भी जलेंगे इन देशों से, और इनके साथ देने वाले जो बाहर के देश हैं वो भी इन अनदर देशों से जलेंगे। तो जो बाहर के देश है ना वो आपस में भिड़ जाया करते थे, किसको नाम लेकर के, सोवियत संघ और यूएसए के बीच में लेकर के, कि हम यूएसए के साथ ही हैं, किसी ने इसको उल्टा बोल दिया तो उससे भिड़ गए, किसी ने उसको उल्टा बोल दिया, तो इस तरीके से ऐसे भिड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो अनदर कंट्री थे, अनदर जो देश थे, वो जो साम्यवादी में थे और वो जो कि पूंजीवादी में थे, तो वो दोनों आपस में युद्ध लड़ने लग जाते थे, तो जिससे सोवियत संघ और यूएसए को आमने सामने आना पड़ता था। ठीक है, तो पहली बार कब आया, यहाँ पे आया कब, कोरियाई संकट में। ये चला 1950 से लेकर के 1953 तक। उसके बाद बर्लिन युद्ध हुआ, बर्लिन युद्ध में 1958 से लेकर के 1962 तक खत्म हो गया यह युद्ध, और यहाँ पे अभी दोनों आमने सामने आ गए, परंतु रक्त रंजित युद्ध, खून खराबे वाला युद्ध नहीं हुआ। दोनों ने ही क्या कर लिया था, अपने आप को पीछे मोड़ लिया था। ठीक है, अभी रीजन बताऊंगा क्यों मोड़ लिया था पीछे। ऐसे ही क्या हुआ था, वियतनाम पे किसने हस्तक्षेप कर लिया था, अमेरिका ने अपना नियंत्रण कर लिया था। कब से कब तक, 1954 से लेकर के 1975 तक। भाई साहब देख लो कितने सालों तक इसने क्या किया, कब्जा किया हुआ था। ओके, अब 1956 में हंगरी पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ठीक है, बेसिकली हंगरी
और वियतनाम पे दोनों ही देशों ने, अलग अलग देशों ने कब्जा किया हुआ था और उसके चक्कर में क्या हो गई थी, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और परंतु क्या हुआ था, रक्त रंजित युद्ध नहीं हो पाया था। आगे 1960 के दशक में कांगो युद्ध हुआ, कांगो युद्ध की शुरुआत हुई। उसमें क्या हुआ कि ये दोनों आमने सामने आ गए और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई तो दोनों के दोनों फिर नुकसान को देखते हुए क्या करते थे, अपने अपने कदम पीछे हटा लेते थे। आगे फिर 1961 और 1962 में क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट। इसके ऊपर एक अकेला 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे जो करने वाले हैं हम। तो देखो यहाँ पे जितने भी चीजें मिली हमें, जितने भी प्रकार के युद्ध हुए हैं, लेकिन रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही देश जानते थे कि यदि युद्ध होगा तो परमाणु बम का यूज जरूर होगा, ठीक है। और जब परमाणु बम का यूज हो गया तो भाई साहब तबाही तो हमने पहले ही देख रखी थी। किस पे, जब हमने जापान पे, इसने क्या नाम है, यूएसए ने जापान पे हमला किया था तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में तबाही मची थी। और इसी कारण को बस को देखते हुए दोनों देश एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते थे कि अगर युद्ध होगा तो परमाणु का यूज होगा, और परमाणु का यूज हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और इसी चीज को देखते देखते क्या करते थे, अपने अपने कदम पीछे हटा लेते थे। अगर क्लास में 2 बच्चों की लड़ाई हो जाए, जैसे थोड़ी बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, ठीक है, बहस हो जाती है, तो अगर वो युद्ध लड़ने से पहले, लड़ाई लड़ने से पहले ये सोच ले कि हमारा मुंह फूट जाएगा, प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट चली जाएगी, घर से कंप्लेंट मतलब घर पे बताया जाएगा, मम्मी पापा से पिटाई हो, इन सभी चीज़ों को देखेगा तो वो लड़ाई लड़ेगा नहीं, लड़ेगा। इसी तरीके से ये दोनों भी क्या करते थे कि अपने आगे के जो आने वाली फ्यूचर है उसको देख करके एक दूसरे से कदम क्या कर लेते थे, पीछे हटा लेते थे। और इसी तरीके से हुआ शीत युद्ध का दौर, और शीत युद्ध के दायरे इतने सारे जगह पे हुआ। आगे क्या होता है, जब परमाणु बम का यूज होने, मतलब बार बार युद्ध होता है तो ऐसा लगता है कि होने लग जाएगा, तो परमाणु हथियार को कम करने के लिए, अस्त्र पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया, संधियां की गई। कौन कौन सी संधियां की गई, LTVT संधियां की गई, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तब परमाणु परीक्षा क्या हो जाता है, देखो हमारा इंडिया है, उसने परमाणु परीक्षण किया था। एक मूवी भी बनी हुई है जॉनी ब्रायन की, परमाणु। उसमें जब अगर उस मूवी को देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि परमाणु जब हम मतलब कोई भी चीज हम बनाते हैं, ठीक है, अभी कोरोना का सिस्टम चल रहा है, तो अगर हम वैक्सीन बनाएंगे तो पहले उसको हम क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, परीक्षण करेंगे। इसी तरीके से इस पर रोक लगा देगी, परमाणु की परीक्षण कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि परमाणु एक बॉम्ब है जो कि इतना ज्यादा तबाही मचाता है कि हमने क्या 9 अगस्त और 6 अगस्त को हमने परमाणु बम का खामियाजा देख लिया है जापान पर। तो इसीलिए बोला गया परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, यानी कि परमाणु की जो परीक्षा होती है उस पर रोक लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आगे क्या होता है, NPT परमाणु अप्रसार संधि। अप्रसार मतलब क्या होता है, परमाणु अप्रसार संधि होता है किसी के पास भी जिनके पास जितना परमाणु बम है वो उतना ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। बात समझ आ रही है, मतलब जिन देशों के पास परमाणु बम है और जिन देशों के पास नहीं है वो नहीं बनाएंगे परमाणु बम। ऐसा था क्या, परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि कोई बेचेगा नहीं, कोई प्रसार नहीं करेगा, कोई बढ़ाएगा नहीं, जितना है उतने में रहो। अगला आता है परमाणु प्रेक्षेपात्र परिसीमन संधि। तो इस पर भी नियंत्रण करने की बात कही गई है, परिसीमन यानी कि सीमा लगा दिया गया है कि इतने से ज्यादा नहीं होगा कि क्या, परमाणु हथियार। और इसी प्रकार से परमाणु बम पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, नियंत्रण किया गया है। क्लियर है, ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ओके, हाँ, तो आगे देखने के लिए हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3 में हम मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। ओके, बाय।